हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांग की लोच के बारे में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स क्या होता है और उसको कौन कौन से प्रकार है। तो आपने पिछला वीडियो में देखा कि मांग के नियम के अंतर्गत कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, अर्थात क्वालिटिव स्टेटमेंट है और यह कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा ये बताने का प्रयास मांग का नियम करता है। अर्थात कि किसी वस्तु के कीमत बढ़ जाए तो यहाँ मांग कम हो जाती है और यदि किसी वस्तु के कीमत कम हो जाए तो मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मांग के नियम के अंतर्गत हमने देखा था कि कैसे किसी वस्तु के कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। अर्थात यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे आपको कि एक निश्चित समय पर कीमतें कम हो जाए तो मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो मांग का नियम है ये गुणात्मक कथन इसीलिए है कि एक निश्चित समय पर यदि कीमतें कम हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी, मगर कितना बढ़ेगी ये मांग का नियम स्पष्ट करने में असमर्थ होता है। और इसीलिए मांग का नियम एक क्वालिटिवली कॉन्सेप्ट है। केवल यहाँ पर कीमत और मांग के बीच दिशा का ज्ञान होता है, हमको डायरेक्शंस का ज्ञान होता है कि एक निश्चित समय पे कीमत कम हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी। यहाँ दिशा को इंडिकेट करता है मांग का नियम। और इसीलिए मांग के नियम के अंतर्गत हम एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के कीमत में कितना परिवर्तन आने पर उसके मांग में कितना परिवर्तन आएगा इसको हम माप। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के कीमत में कितना परिवर्तन आने पर उसके मांग में कितना परिवर्तन आएगा इसको हम माप नहीं सकते। केवल हम दिशा को बता सकते हैं कि एक निश्चित समय पे कीमतें घटने पर मांग बढ़ जाएगी या कीमतें कम बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। और इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए ही अर्थशास्त्रियों ने मांग की जो लोच है इसका संकल्पना रखा। तो मांग की लोच हमको यहाँ पर यह बताने की प्रयास करेगा कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर उसके मांग में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होगा। इस तरीके से मांग की जो लोच के अंतर्गत एक निश्चित समय पर यदि कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन आएगा, इसी बात को मांग की लोच के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या मांग की लोच के अंतर्गत हम अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु या सेवा का जो मांग है वो खासकर 3 बातों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का आय और दूसरे वस्तुओं के कीमत, ये 3 बातों पर ही मांग निर्भर करता है। किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का आय और दूसरे वस्तुओं के कीमत। अब दूसरे वस्तुओं की कीमत तो वो वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं जिसको आप पर्यायी वस्तु कहते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो इन वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग में परिवर्तन आ सकता है। इसी के आधार पे जो मांग लोच के हमने 3 प्रकार है यहाँ पर। तो नंबर 1 है मांग की कीमत लोच जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 2 है मांग की आय लोच
जिसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नंबर थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच, जिसे हम मांग की तिरछी लोच या जिसे हम मांग की प्रति लोच भी कहते हैं। तो इन तीनों लोच के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स या मांग की कीमत लोच क्या है ये हम देखेंगे। तो मांग की कीमत लोच क्या है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को ही हम क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स कहेंगे। अगर हमको इक्वेशन में देखना है तो इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि इफ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की लोच को हम ईपी इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं या बता सकते हैं कि मांग की कीमत लोच एक निश्चित समय में किसी वस्तु के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को बताता है। तो इस तरीके से हम मांग की कीमत लोच को परिभाषित कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में क्या कहेंगे हम इसको, इफ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की कीमत लोच बराबर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। तो इस तरीके से हम मांग की लोच को मांग की कीमत लोच को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु के कीमत में 10% वृद्धि हो जाए और इसके कारण मांग में 20% कमी आ जाए, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स होगा, मांग की लोच होगा, वो होगा 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मांग की लोच हमको अधिक लोच मिलेगा, मोर देन 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम मांग की कीमत लोच को समझ सकते हैं। मतलब आय के संबंध में मांग की जो है आय लोच है। तो एक निश्चित समय पे किसी वस्तु के कीमत और आय में होने वाले आनुपातिक संबंध को ही हम मांग की आय लोच कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय पर आय में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की आय लोच कहेंगे। अब मांग की जो आय लोच है उसको अगर हम इक्वेशन में बताएं तो इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि ई आई और ई वाई इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब यहां पर क्या हो गया इक्वेशन में, मांग की आय लोच बराबर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को ही हम मांग की आय लोच कहते हैं। अर्थात यहाँ पर मांग की आय लोच को अगर हमको 1 सेंटेंस में बताना है तो हम ये ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी निश्चित समय में
आय में होने वाला परिवर्तन एवं कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की आय लोच कहेंगे। अब मांग की आय लोच के संदर्भ में दो बातें हो सकता है, तो ये या तो ये मांग की आय लोच धनात्मक होगा या तो मांग की आय लोच ऋणात्मक होगा। जनरली जो गिफिन वस्तुएं हैं या निम्न प्रकार के वस्तुओं के लिए जो मांग की आय लोच ऋणात्मक होगी और सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच धनात्मक होगी। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में या निम्न स्तर के वस्तुओं के संदर्भ में आय बढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित मांग या गिफिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। और दूसरे तरफ अगर हम देखें सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय बढ़ने के साथ साथ उनके मांग भी बढ़ जाएगी या आय कम होने के साथ साथ उनकी मांग भी कम हो जाती है। तो ये दो बातें हम देख सकते हैं मांग की आय लोच के अंतर्गत। अब नंबर 3 है मांग की आड़ी लोच। अब मांग की आड़ी लोच क्या है? तो मांग की आड़ी लोच हमको ये बताने की कोशिश करता है कि एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर इसका दूसरे वस्तु के मांग में कितना प्रभाव करेगा। तो इसे ही हम कहेंगे मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच या तिर्यक लोच। तो इसमें आपको डिफाइन कर सकते हैं, मांग की आड़ी लोच बराबर ES बराबर या EC बराबर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन B गुड्स डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन A गुड प्राइस। मतलब यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड्स बराबर X गुड्स की मांग डिवाइड बाय Y गुड्स की कीमत। हम इसको क्या कह सकते हैं? एक वस्तु के मांग में कीमत के फलस्वरूप B वस्तु के मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसके आनुपातिक संबंध को ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स जो दो प्रकार के जो गुड्स है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ये दो गुड्स के संदर्भ में हो सकता है। अब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स यानी पर्यायी वस्तुएं, पर्यायी वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी पूरक वस्तुएं। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या होगा कि ऐसे वस्तुएं जिसका हम एक वस्तु के जगह दूसरे वस्तु का उपयोग इजीली कर सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय नहीं पीना है तो कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी नहीं पीना है तो चाय का यूज़ कर लो। तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। तो इस संदर्भ में क्या होगा, चाय की कीमत बढ़ने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का मांग बढ़ जाएगा। क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने पर क्या हो जाएगा, चाय का डिमांड्स कम होगा और लोग चाय महंगी होने के लग जाएगी तुलनात्मक रूप से, और इसलिए क्या करने लग जाएंगे, कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी तुलनात्मक रूप से सस्ता है। तो इस तरीके से एक वस्तु के कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु के यहाँ मांग बढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण हम एक देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में या पूरक वस्तुएं जिसको कहते हैं हम, जैसे कार एंड पेट्रोल। यहाँ पर क्या होगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए तो कार का डिमांड्स कम हो जाएगा। यहाँ पर कीमत किसका बढ़ रहा है, पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। उसके परिणाम स्वरूप या उसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर कार की डिमांड्स कम हो रही है। तो इस तरीके से मांग की आय लोच दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मांग की धनात्मक आय लोच, आड़ी लोच, और दूसरा है मांग की धनात्मक आड़ी लोच, और दूसरा है मांग की ऋणात्मक
आड़ी लोच। धनात्मक आड़ी लोच हम उसे कहेंगे जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की भी मांग बढ़ जाए, तो इसे हम धनात्मक आड़ी लोच कहेंगे। जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाना। और मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक तब होगी जब पूरक वस्तुओं के संदर्भ में हम देख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल का जो कीमत बढ़ने से कार का डिमांड्स कम हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ विपरीत संबंध है। तो इस तरीके से जो मांग की आड़ी लोच है उसको हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित समय पर एक वस्तु या सेवा के कीमतों में परिवर्तन होने पर दूसरे वस्तु या सेवा के मांग में कितना परिवर्तन आएगा, और इसके आनुपातिक संबंध को ही हम क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स कहेंगे। मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच कहेंगे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम्स में या जो टेबल्स में कि कैसे उसको हम इक्वेशन के थ्रू दर्शाए हैं या बताए हैं या दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि मांग की लोच क्या है और उसके विभिन्न प्रकार, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। दोस्तों, आज के लिए यहाँ हम अपने बातों को पूर्ण विराम देते हैं, एंड करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स है मांग की लोच के जो प्रकार है वेरियस, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हो या क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड्स हो या इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, तो इनके भी अपने और भी प्रकार है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करके, कमेंट्स करके शेयर करिए। और लास्ट में आपसे एक बात और कहूँगा कि जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अदरवाइज़ आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।